Assalamu alaikum, namaste dear students. Today we are going to talk about families of Angiosperms, and in this lecture we will discuss about Family Rosaceae, also known as Rose family. तो सबसे पहले हम आते हैं इस family के name की तरफ. The name of this family is derived from genus Rosa, Rosa indica, locally known as गुलाब. तो इस family को जो name Rosaceae दिया गया है वो rose plant से, जिसको Rosa indica जिसका botanical name है. अब हम आते हैं इस फैमिली के पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ. दिस फैमिली हैज अबाउट 100 जेनरा एंड 2000 स्पीशीज. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अबाउट 29 जेनरा एंड 213 स्पीशीज ऑफ दिस फैमिली आर रिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान और प्रेजेंट इन पाकिस्तान. अब हम आते हैं इस फैमिली के इन्फ्लोरेसेंस की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे टर्म्स हमको फैमिलीज़ में पढ़ने पड़ते हैं. इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद फ्लावर में एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, पॉलीसेपलस, गेमोसेपलस, पॉलीएंड्रस, एपोकार्पस, सिनकार्पस. तो फ्लावर में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है तो वो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये लेक्चर थोड़ा लेंदी भी होगा. इसको एंड तक देखिएगा क्योंकि इस लेक्चर के एंड में मैंने फ्लोरल फार्मूला भी डिस्कस किया है, फैमिली रोजेसी का फ्लोरल डायग्राम भी डिस्कस किया है. तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. बहुत सारे नए टर्म्स आज आप इस लेक्चर में पढ़ोगे. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इन्फ्लोरेसेंस को. Inflorescence is the arrangement of flowers where on the main axis, floral axis known as peduncle. Now look at the diagram of inflorescence. Dear students, ये diagram inflorescence का है. Here you see the main axis of an inflorescence. This is called peduncle. और आपको इस मेन एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, जिसको आप पेडनकल कह रहे हो, इस लेटरल साइड पे भी फ्लावर नजर आ रहे हैं और इस साइड पे भी आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं. Here you see one flower, here you see another flower, here you see another flower, and here you see another flower. So what do you mean by inflorescence? It is cluster of flowers growing on main axis known as peduncle. अब देखिए, अगर इस main axis के टॉप पे फ्लावर प्रेजेंट हो तो इसको कहते हैं टर्मिनल फ्लावर, और ये जो साइड पे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं इसको लेटरल फ्लावर्स भी कहते हैं और इनको एक्सिलरी फ्लावर्स भी कहते हैं. अब ये लाइन पढ़िएगा. द फ्लावर्स में भी टर्मिनल जो कि अपेक्स पे होता है, और जो लेटरल फ्लावर्स होते हैं उनको एक्सिलरी फ्लावर्स कहते हैं. तो इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल फ्लावर्स भी होता है और लेटरल फ्लावर, एक्सिलरी फ्लावर्स भी पाए जाते हैं. अगर हम फैमिली रोजेसी की बात करें तो उसका इन्फ्लोरेसेंस डिफरेंट प्लांट्स में वेरिएबल होता है. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा गया है, सोलिटरी फ्लावर्ड मीन्स इंडिविजुअल फ्लावर, एंड दैट फ्लावर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. अगर हम इस फैमिली रोजेसी की बात करें तो इसमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के क्लस्टर्स भी पाए जाते हैं और इनमें साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के क्लस्टर्स भी पाए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम रेसिमोस को भी डिफाइन करेंगे और साइमोस को भी डिफाइन करेंगे. यहाँ पे फोकस कीजिएगा. यहाँ पे आपको इस मेन एक्सिस के टॉप पे टर्मिनल फ्लावर नजर नहीं आ रहा, इसको कहते हैं रेसिमोस. अगर टॉप पे टर्मिनल फ्लावर हो तो उसको क्या कहते हैं? साइमोस. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस को. नाउ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, दिस इज द डायग्राम शोइंग रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. दिस इज द मेन एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस नोन एज पेडनकल. अब आपको लेटरल फ्लावर्स यहाँ पे नजर आएंगे. और डियर स्टूडेंट्स, इसमें ओल्ड और यंग फ्लावर्स की पोजीशन देखिएगा. हियर यू सी द ओल्ड फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द बेस एंड हियर यू सी यंग फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टॉप. ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें ओल्ड फ्लावर्स बेस में पाए जाते हैं और यंग फ्लावर्स टॉप में पाए जाते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन. क्या कहते हैं? एक्रोपेटल सक्सेशन. और यहाँ पे आपको कोई भी टर्मिनल फ्लावर नजर नहीं आता. तो याद रखिएगा, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल फ्लावर नहीं होता, इस वजह से इसको इनडिटर्मिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं. मगर आपको लेटरल फ्लावर्स नजर आएंगे. देयर आर लेटरल फ्लावर्स प्रेजेंट इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस. In this type of inflorescence, the main axis continue to grow
and it does not terminate into a flower, इसमें terminal flower नहीं होता, and gives off flowers laterally sides पे in acropetal manner. What do you mean by acropetal manner or acropetal succession? Where the old flowers are arranged at the base and young flowers are present at the top. जब old flowers base में पाए जाते हैं और young flowers top पे पाए जाते हैं, इसको कहते हैं acropetal succession. अब यहाँ पे देखिए, there is no terminal flower, जैसा कि इस इन्फ्लोरेसेंस में टर्मिनल फ्लावर नहीं होता, जिसकी वजह से इसको इंडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है. दिस इन्फ्लोरेसेंस इज आल्सो कॉल्ड indeterminate inflorescence in which a terminal flower is never formed, only the lateral flowers are formed. अब हम आते हैं साइमोस की तरफ. Now we will discuss cymose inflorescence. Here you see the diagram showing cymose inflorescence. यहाँ पे देखें, ये main axis है. This is the main axis of cymose inflorescence. And you see at the top there is a terminal flower, जिसकी वजह से इसको determinate inflorescence कहा जाता है. And dear students, इस मेन एक्सिस के ऊपर जो ये साइड से एक्सिस अराइज होते हैं, इनको क्या कहते हैं? डॉटर एक्सिस. और डॉटर एक्सिस से लेटरल फ्लावर्स बॉर्न होते हैं. सो व्हाट इज साइमोस इन्फ्लोरेसेंस? इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द peduncle main axis terminates into a flower called terminal flower. The flowers are arranged in basipetal. अच्छा, basipetal देखें किसको कहते हैं, यहाँ पे फोकस कीजिएगा. In basipetal, the old flowers are at the top and young flowers are at the base. जब old flowers top पे हों और young flower उसके base में हों, इसको कहते हैं basipetal succession, where the old flowers are present at the upper portion top and young flowers are arranged towards the base. और जैसा कि इसमें terminal flower होता है, तो इसको determinate inflorescence कहा जाता है. This inflorescence is also called determinate inflorescence, in which a terminal flower is formed and then dies out. उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. फिर lateral branches से flowers arise होते हैं. Other flowers then grow from lateral side. So this is the difference between racemose and cymose inflorescence. और ये उनका main axis है, और उसके बाद जो axis निकलते हैं उनको daughter axis कहा जाता है. अब हम आते हैं फैमिली रोजेसी के फ्लावर्स के कैरेक्टर्स की तरफ. जैसा कि मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हमको पढ़ने, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी. तो अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं. देखें, पहला जो टर्म लिखा गया है बायसेक्सुअल. क्या लिखा गया है? फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल. दिस इज सिंबल ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर एंड दिस इज डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय बायसेक्सुअल फ्लावर्स? Bisexual flower having both male reproductive organ stamens and female reproductive organ carpels. तो फैमिली रोजेसी के जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के, वो बायसेक्सुअल होते हैं. अब आइए दूसरे टर्म की तरफ. क्या लिखा गया है? एक्टिनोमॉर्फिक. डियर स्टूडेंट्स, एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर. What is actinomorphic flower? It is radially symmetrical flower. Now definition of radially symmetrical flower. When a flower can be cut into two equal halves by two or more than two planes of symmetry. देखें, this is the diagram showing radially symmetrical flower. अगर आप इस फ्लावर में पेटल्स को देखें 1 2 3 4 5 और देखें आप इसको इस एक्सेस में कट करें तो भी दो पार्ट्स इक्वल नज़र आएंगे. इस एक्सेस से कट करें या इस एक्सेस से कट करें, देखें मोर देन वन लाइन से हम इस फ्लावर को कट कर रहे हैं और दो इक्वल हाफ्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसको क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, आल्सो कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर. अब आपको सिंबल याद करना पड़ेगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का. दिस इज द डायग्राम शोइंग एक्टिनोमॉर्फिक रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर एंड दिस इज द सिंबल. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इज सिंबलाइज्ड बाय दिस सिंबल. तो याद रखिएगा इस सिंबल को. दिस इज द सिंबल ऑफ actinomorphic flower and this is the symbol of bisexual flower. अब हम दूसरा टर्म पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं तो उसमें अगर हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ कंडीशंस में, कुछ प्लांट्स में हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं, कुछ फ्लावर्स में एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं. तो अब हम ये दो टर्म्स डिफाइन करेंगे, हाइपोगाइनस और उसके बाद एपिगाइनस. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोगाइनस flower? Hypogynous if sepals, petals
and stamens are attached to the receptacle below the ovary. Hypo means below, gynous means gynosium or ovary. The flower is called hypogynous. इसको मजीद क्लियर करते हैं इस डायग्राम पे. Dear students, here you see the position of ovary, and here you see sepals, petals and stamens are inserted below the ovary. Hypogynous. ऐसे flower को hypogynous कहा जाता है. This is receptacle which bears the floral vase, and here you see sepals, then petals and then stamens, all are inserted below the ovary. Hypogynous. तो इस फ्लावर को हाइपोगाइनस कहा जाएगा. और जैसे कि ओवरी की पोजीशन फ्लावर पार्ट से सुपीरियर है, तो हाइपोगाइनस के फ्लावर की ओवरी को क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी. An ovary that is above the attachment of sepals, petals and stamen, an ovary of hypogynous flower. तो जब भी डियर स्टूडेंट्स फ्लावर हाइपोगाइनस होगा उसकी ओवरी सुपीरियर होगी. अब हम आते हैं कि सुपीरियर ओवरी का सिंबल कौन सा होता है. How the superior ovary is symbolized. Superior ovary is symbolized by a short line below the G. देखें G गायनोशियम को रिप्रेजेंट करता है और ये जो शॉर्ट लाइन है ये फ्लोरल पार्ट्स को. So when the ovary is superior to the floral parts, the ovary is called superior ovary and flower is called hypogynous. अब डियर स्टूडेंट्स एक और टर्म लिखा गया है एपिगाइनस, इसको भी क्लियर कर लेते हैं. What do you mean by epigynous flower? Epigynous, if sepals, petals and stamens arise from the top of the ovary, the flower is called epigynous. इसमें फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के अबव होंगे. Here you see the position of an ovary, and you see here you see sepals, and then you see petals, and then you see stamens. When sepals, petals and stamens are inserted above the ovary, that is called epigynous flower. और देखें डियर स्टूडेंट्स ये ओवरी इंफीरियर नीचे आ गई, तो ऐसी ओवरी को क्या कहते हैं? इंफीरियर ओवरी. An ovary that is below the attachment of petals, sepals and stamens, an ovary of epigynous flower. देखिए ये ओवरी है और फ्लोरल पार्ट्स इसके ऊपर हैं. epigynous को हम डिस्कस कर रहे हैं. Here you see sepals, then you see petals and then you see stamens. They are inserted above the ovary. So flower is called epigynous, but the ovary is called inferior ovary. तो inferior ovary को कैसे symbolize किया जाएगा? Inferior ovary is symbolized by a short line above the G. G stands for gynosium or ovary. और ये जो short line above दी गई है तो ये फ्लोरल पार्ट, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस को रिप्रेजेंट करती है. तो डियर स्टूडेंट्स हमने दो टर्म्स क्लियर कर लिए, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं कैलेक्स की तरफ. सेपल्स को कलेक्टिवली कैलेक्स कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स रोजेसी फैमिली के फ्लावर्स में समटाइम्स एपिकैलेक्स पाया जाता है, समटाइम्स एपिकैलेक्स इज प्रेजेंट. तो सबसे पहले हम एपिकैलेक्स को डिफाइन करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय एपिकैलेक्स? अ व्हर्ल ऑफ ब्रेक्स आउटसाइड द ट्रू कैलेक्स इज कॉल्ड एपिकैलेक्स. इसको हम डायग्राम पे क्लियर करेंगे. हियर यू सी द डायग्राम ऑफ एपिकैलेक्स. हियर यू सी द फर्स्ट होरल कैलेक्स, प्रोटेक्टिव पर्ल. अब डियर स्टूडेंट्स इस कैलेक्स के ऊपर ब्रेक्ड लीव्स जो कि मॉडिफाइड लीव्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनका एक सर्किल बना हुआ है, उनका एक वर्ल बना हुआ है. सो अ वर्ल ऑफ ब्रेक्स आउटसाइड द ट्रू कैलेक्स इज कॉल्ड एपिकैलेक्स. तो देखें वर्ल के मानी क्या होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ल? वर्ल मीन्स सर्किल. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक्ड? ब्रेक्ड इज अ मॉडिफाइड लीफ फॉर प्रोटेक्शन. जब एक्चुअल कैलेक्स के ऊपर ब्रेक्ट्स का वर्ल या सर्किल पाया जाता है, इसको कहते हैं एपिकैलेक्स. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर सेपल्स फ्री हों तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस. अगर फ्यूज्ड हों तो उसको क्या कहते हैं? गेमोसेपलस. दोनों कंडीशंस इस फैमिली के फ्लावर्स में पाई जाती हैं. तो देखें जैसे कि लिखा गया है पॉलीसेपलस और गेमोसेपलस. तो यहाँ पे हम डायग्राम पे इसको मजीद क्लियर करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय गेमोसेपलस? सेपल्स आर फ्यूज. यहाँ पे देखें ये एक सेपल दूसरे से फ्यूज हुआ है और ये तीसरे से फ्यूज हुआ है. सो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? गेमोसेपलस, व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड. उसके बाद यहाँ पे देखें एक टर्म है पॉलीसेपलस, व्हेन द सेपल्स आर फ्री. यहाँ पे देखें ये दूसरे से फ्यूज नहीं है, फ्री है. तो फ्यूज्ड सेपल्स को क्या कहा जाता है? गेमोसेपलस. और फ्री सेपल्स को क्या कहा जाता है? पॉलीसेपलस.
उसके बाद ये हम इस फैमिली के कोरोला की तरफ आते हैं, पेटल्स की तरफ आते हैं। लिखा गया है या तो उनका नंबर 5 होता है या मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स। मल्टीपल ऑफ 5 के क्या मानी है? मीन्स प्रोड्यूसिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेटल्स। इसको भी मैं डायग्राम पे क्लियर करूंगा मल्टीपल लेयर्स को। अगर डियर स्टूडेंट्स पेटल्स फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको कहते हैं पॉलीपेटलस, और अगर इनके मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो इसको कहते हैं एम्ब्रिकेट फैशन। इसको भी हम डायग्राम पे क्लियर करेंगे, मगर सबसे पहले ये जो लिखा गया है मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स, इसको आप इस डायग्राम पे देखें। दिस इज डायग्राम शोइंग रोज। अब देखें यहाँ पे आपको पेटल्स का एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेटल्स। सो मल्टीपल layers of petals are showing in this diagram, in this picture, in this photograph. और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है एम्ब्रिकेट, ये एक एस्टिवेशन को कहा जाता है। तो अब आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा, एस्टिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? एस्टिवेशन is the mode of arrangement of sepals or petals in flower. डियर स्टूडेंट्स, सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट जो फ्लावर में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। अब हम आते हैं एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन? व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स आर ओवरलैप्ड। अगर आप इस पेटल को देखें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसके मार्जिन को यहाँ से एक पेटल ओवरलैप कर रहा है, और देखें अगर आप इस पेटल को देखें तो इसको ये ओवरलैप कर रहा है। तो इसके मार्जिन्स को जब मार्जिन्स पे ओवरलैपिंग पाई जाती है तो इस एस्टिवेशन को क्या कहा जाता है? एम्ब्रिकेट। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पेटल्स में यहाँ पे टर्म लिखा गया है पॉलीपेटलस फ्री, तो यहाँ पे जो कंडीशन पाई जाती है वो पॉलीपेटलस फ्री पेटल्स, हियर द पेटल्स आर फ्री। एम्ब्रिकेट को हमने डिफाइन कर दिया जब मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। अब हम आते हैं फैमिली रोजेसी के एंड्रोशियम स्टेमेंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एंड्रोशियम का नंबर इनडेफिनेट वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल का भी सिंबल आप यहाँ पढ़ोगे। स्टेमेंस न्यूमरस, इनडेफिनेट, वेरिएबल, समटाइम्स 5 और 10 फ्री, और जब स्टेमेंस फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस, फ्री स्टेमेंस। और एंथर्स की साइज स्मॉल होती है, एंथर्स आर स्मॉल इन साइज। यहाँ पे देखें जैसा कि लिखा गया है, ऊपर लिखा गया स्टेम्स आर न्यूमरस, तो बहुत सारे स्टेम्स आपको नजर आएंगे। एंड दे आर नॉट अटैच्ड विथ ईच अदर, दे आर नॉट फ्यूज्ड विथ ईच अदर, दे आर फ्री, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीएंड्रस। और इनका नंबर कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, तो इसको कहते हैं इनडेफिनेट। वेरिएबल, तो अब आपको वेरिएबल की सिंबल याद करनी पड़ेगी। दिस इज द सिंबल representing a variable number that is not specified, also called indefinite number, also called indefinite number. अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स गायनोशियम की तरफ। गायनोशियम को पिस्टिल भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्पिल एंड पिस्टिल, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम गायनोशियम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज गायनोशियम? गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और इसमें तो कार्पिल्स पाए जाते हैं। अ गायनोशियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल फ्री कार्पिल, या तो फ्री कार्पिल का ये बना हुआ होगा, और मल्टीपल फ्यूज कार्पिल। जब कार्पस फ्री होते हैं इनको कहते हैं एपोकार्पस, और जब फ्यूज होते हैं इनको कहते हैं सिनकार्पस। तो अब हम एक और टर्म की तरफ आते हैं, पिस्टिल की तरफ। फ्लावर्स कैन हैव 1 or more कार्पिल्स, ठीक है। तो कार्पिल का नंबर 1 भी हो सकता है, कार्पिल का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज पिस्टिल एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कार्पिल एंड पिस्टिल, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टर्म पे। अब पिस्टिल के 2 डेफिनेशंस हो सकते हैं। अब पिस्टिल कैन आइदर बी द सेम एज एन इंडिविजुअल कार्पिल, आप उसको कार्पिल भी कह सकते हो, मगर एक कंडीशन में, कंप्राइज्ड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे देखें, आप इसको एक कार्पिल भी कह सकते हो, पिस्टिल भी कह सकते हो। तो जो कार्पिल के पार्ट होते हैं वही तो पिस्टिल के पार्ट भी होते हैं। पिस्टिल इज इक्वल टू स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। टॉप इज नोन एज स्टिग्मा, देन लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल, एंड बेसल सोइलेंट पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। आप इसको पिस्टिल भी कह सकते हो, आप इसको कार्पिल भी कह सकते हो, ठीक है। मगर जब दूसरा कंडीशन आएगा तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और पिस्टिल इज अ कलेक्शन ऑफ कार्पिल्स फ्यूज टुगेदर, दिस मीन्स अ पिस्टिल कैन हैव मोर देन 1 कार्पिल। इसको मजीद इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं दूसरे स्लाइड पे। देखें,
फ्लावर्स के पास एक कार्पेल भी हो सकती है और उससे ज्यादा मल्टीपल कार्पेल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पेल्स। कार्पेल्स कितने हैं प्रेजेंट। पिस्टल कैन बी सिंपल और कंपाउंड। जब सिर्फ एक कार्पेल पाया जाएगा फ्री स्टेट में, इसको कहते हैं सिंपल पिस्टल। मगर जब 3-4 या हो सकता है ज्यादा कार्पेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इसको कहते हैं कंपाउंड पिस्टल। देखिए, when the pistil carries only one carpel, जब पिस्टल में एक कार्पेल होता है, it is said to be simple pistil. And when the pistil carries 2 or more carpels and they are fused, then it is called compound pistil. For example, आप देखें अगर किसी फ्लावर में 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं और 3 के 3 फ्री हैं। For example, when a flower has 3 carpels and all are free, then it has 3 simple pistils. आप इनको 3 कार्पेल भी कह सकते हो, आप इन 3 को 3 सिंपल पिस्टल भी कह सकते हो। मगर अगर दूसरे फ्लावर में 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो फिर पिस्टल एक होगा कंपाउंड, मगर कार्पेल्स 3 होंगे। यहां पे डिफरेंस आ जाएगा। 3 फ्यूज्ड कार्पेल्स, देन इट कंटेन्स ओनली 1 कंपाउंड। इसको मैं इस दोनों लाइंस को मैं इस डायग्राम पे अब क्लियर कर रहा हूं। देखें, मैंने कहा कि आप कार्पेल को पिस्टल भी कह सकते हो, तो ये एक फ्री कार्पेल है, आप इसको एक पिस्टल भी कह सकते हो। अब यहां पे देखें, ये 3 कार्पेल्स हैं और तीनों फ्री हैं, तो ये एक पिस्टल, ये दूसरा, ये तो ये 3 पिस्टल्स हो गए, मगर हम इनको सिंपल पिस्टल कहेंगे। 3 पिस्टल्स 3 कार्पेल्स व्हेन द कार्पेल्स आर फ्री। मगर यहां पे देखें, ये तीनों कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हो गए, इसको कहते हैं सिनकार्पस। तो कार्पेल्स तो 3 होंगे मगर ये पिस्टल एक होगा। So 1 pistil, that is compound pistil having 3 fused carpel. So this is one difference between pistil and carpel. आप pistil को carpel भी कह सकते हो जब वो free state में होते हैं, मगर जब वो fused state में हो जाते हैं तो फिर एक compound pistil बनाते हैं। अब हम आते हैं फैमिली रोजेसी के गायनोशियम की तरफ। इसमें डियर स्टूडेंट, अगर एक सिंपल पिस्टल होगा तो उसमें सिर्फ एक कार्पेल पाया जाएगा, एंड 1 to numerous separate carpels। अगर ये 2 से 5 कार्पेल्स फ्यूज्ड होंगे तो फिर वो कौन सा पिस्टल बन जाएगा? कंपाउंड पिस्टल। सिंपल पिस्टल, इन सिंपल पिस्टल इन दिस केस द कार्पेल्स आर नॉट फ्यूज्ड। कंपाउंड पिस्टल, इन दिस केस 1 or more कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। अब ये स्टूडेंट्स 2 टर्म्स याद रखिएगा, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पेल्स and syncarpus means fused carpel. This is the diagram showing apocarpals. 2 carpels are free from each other, and here you see the 2 carpels are fused with each other. This is called syncarpus. और जब एक कार्पेल होगा तो इसको क्या कहेंगे? मोनोकार्पिलरी। When there is only single carpel, it is called monocarpillary. उसके आगे चलते हैं और कुछ टर्म्स हम पढ़ते हैं। गायनोशियम में लिखा गया है रोजेसी फैमिली में, ओवरी सुपीरियर टू इंफीरियर। This is superior ovary, an ovary of hypogynous flower. When the sepals, petals and stamens are inserted below the ovary, the ovary is called superior ovary and the flower is called hypogynous. And here you see the ovary is inferior ovary, an ovary of epigynous flower. Here you see an ovary and you see sepals, petals and stamens are inserted above the ovary. The flower is called epigynous and the ovary is called inferior ovary. अगर इसमें हम इस सिंबल की बात करें, जी के नीचे एक शॉर्ट लाइन है, तो ये किसको शो करता है? सुपीरियर ओवरी को। और यहाँ पे जी के ऊपर एक शॉर्ट लाइन है, तो ये किसको शो करता है? इंफीरियर ओवरी को। सो दिस इज सिंबल ऑफ सुपीरियर ओवरी एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इंफीरियर ओवरी। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम ओव्यूल्स और प्लेसेंटेशन की तरफ आते हैं। फैमिली रोजेसी की हम डिस्कस कर रहे हैं। ओव्यूल्स यूजुअली 2 or more per carpels. Ovule after fertilization develops into seed. अब हम आते हैं, एक और टर्म पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन, और उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। इन केस ऑफ फैमिली रोजेसी, प्लेसेंटेशन इज बेसल व्हेन द कार्पेल इज 1 or apocarpus, and placentation is exile when the carpels are many and syncarpus. तो सबसे पहले हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं, प्लेसेंटेशन को। What is placentation? The attachment of ovule in the ovary is called placentation. यहाँ पे देखें आप ओवरी की इनर वॉल, यहाँ पे आपको ओव्यूल्स की अरेंजमेंट नजर आएगी। So the arrangement
of ovules on the inner wall of ovary is called placentation. अब हम basal placentation को भी define करेंगे और exile placentation को भी define करेंगे. What is basal placentation? In this case the ovule is attached at the base of ovary. यहाँ पे देखें तो ये ओवरी का अंडर वाल है, सिर्फ एक ही ओव्यूल आपको बेस पे अटैच मिलेगा, इसको कहते हैं basal placentation. So when the one ovule is present at the base of ovary, it is called basal placentation. अब हम आते हैं exile placentation की तरफ. In this case there is a central axil called rod inside the ovary. ओवरी के सेंटर पे एक रॉड होगा, उसको क्या कहते हैं, एक्सिल, और ओव्यूल इस एक्सिल से, सेंट्रल एक्सिल से अटैच्ड होंगे. द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू दिस एक्सिल. यहाँ पे आप देखिए ये एक सेंट्रल एक्सिल है, रॉड, और आपको ओव्यूल्स की अटैचमेंट इस सेंट्रल एक्सिल से नजर आएगी. दिस इज सेंट्रल रॉड कॉल्ड एक्सिल्स एंड हियर यू सी ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू दिस एक्सिल. दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन. अब हम आते हैं इस फैमिली के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ. दिस फैमिली हैज ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. ठीक है, सबसे पहले इस फैमिली से फ्रूट ऑब्टेन किए गए हैं. Many fruits are obtained from this plant, from the family Rosaceae plants. Some important fruits are apple, pear, almond, beech, etc. और डेकोरेटिव प्लांट जैसा कि रोजा इंडिका भी इस फैमिली से बिलोंग करता है. ऑर्नामेंटल प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स. अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली आर ऑर्नामेंटल, यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस. They are grown in gardens for their beautiful and scented flowers. The genus Rosa indica, locally known as gulab, is widely cultivated for decorative purpose. और इनके petals, पहले हम wood पे आते हैं फिर petals पे. Wood, the branches of Crataceous, एक genus है इस family का, are used as walking sticks and wood. और एक और genus है इस family का, Pyrus pestia. The wood of Pyrus pestia is used for making tobacco pipes. अब हम आते हैं petals की importance की तरफ. Commercial and medicinal uses of petals, commonly known as gulab. The petals of some common roses are called gulabs, used for making gulkan. What do you mean by gulkan? Gulkan is a sweet preserve of rose petals used as a flavoring in many parts of South Asia. और अब हम आते हैं इसके medicinal value की तरफ. The petals give arke gulab on distillation with water. The arke gulab is used the curing eye diseases. Eye diseases को cure करने के लिए अर्के गुलाब को यूज़ किया जाता है. और डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं फ्लोरल फार्मूला की तरफ. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ उनको सिंबल समझ में नहीं आते, तो वो हम क्लियर कर लेंगे फ्लोरल फार्मूला में. आज हम पढ़ेंगे फैमिली रोजेसी का फ्लोरल फार्मूला और उसका फ्लोरल डायग्राम भी पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फ्लोरल फार्मूला को. व्हाट इज फ्लोरल फार्मूला? फ्लोरल फार्मूला इज द मीन्स टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो इसमें फ्लावर के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर्स और सिंबल्स से, यूजिंग नंबर्स, लेटर्स एंड वेरियस सिंबल्स presenting an important information about the flower. In this formula, K represent calyx, C represent corolla, P stands for perianth, perianth को भी define करते हैं, A stands for androecium and G represent gynoecium. तो स्टूडेंट्स perianth क्या पूछते हैं? What do you mean by perianth? Dear students, जब किसी भी फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स को डिस्टिंग्विश हम ना कर सकें तो दोनों के लिए एक ही टर्म यूज होता है, perianth. What do you mean by perianth? When sepals and petals cannot differentiate it from each other, the term perianth used for both of these. और इसमें न्यूमरोलॉजी, नंबर ऑफ सेपल्स, नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ गायनोशियम, ये भी पढ़ना है सिंबल से. न्यूमरोलॉजी ऑफ सिंबल्स, अ नंबर पुट जस्ट आफ्टर द सिंबल. अगर फॉर एग्जाम्पल ए के आगे 5 लिखा हुआ है तो स्टेमिन्स का नंबर 5 होगा. अगर के सामने नंबर 5 लिखा हुआ है तो ये कैलस का नंबर 5 होगा. अ नंबर पुट जस्ट आफ्टर द सिंबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्ट्स इन दैट पर्टिकुलर वर्ड. और डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट में लिखा गया हो तो इसके माने कि वो फ्यूज्ड हैं, और ब्रैकेट में ना लिखा गया हो तो इसके माने वो फ्री हैं. So if the parts of word are united, एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, then the number is bracketed. ब्रैकेट में उसको लिखा जाएगा. If 5 sepals are present, the word is represented by K5. इसमें ब्रैकेट नहीं दिया गया, it means the calyx are free. And if united, it is represented by bracket, K5 into bracket. अब हम आते हैं फैमिली रोजेसी के फ्लोरल फार्मूला की तरफ.
डियर स्टूडेंट्स, हर सिंबल के सामने मैंने उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है ताकि आप इसको इजी वे में फॉलो कर सको। अगर सबसे पहले आपको डियर स्टूडेंट ये सिंबल नजर आए, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सिंबल नजर आए तो इसको कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर इज बायसेक्सुअल, it means it is having both male and female reproductive parts, stamen as well as carpel. Dear students, K stands for calyx, sepals. अगर 5 ओपन लिखे गए हों तो फ्री, ब्रैकेट में लिखे गए हों तो फ्यूज्ड। So these 5 without bracket representing polysepalous स्टेट। पॉलीसेपलस मीन्स फ्री सेपल्स, मगर इन 5 को ब्रैकेट में लिखा गया है, इट मीन्स गेमोसेपलस, सेपल्स आर फ्यूज्ड। उसके बाद जो दूसरा लेटर आएगा वो सी, सी स्टैंड्स फॉर कोरोला। ये जो 5 नंबर लिखा गया है ये ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब है ये कोरोला फ्री है। नाउ द पेटल्स आर फ्री, पॉली पेटलस। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है ये इनडेफिनेट नंबर का है। दिस इज द सिंबल शोइंग इनडेफिनेट नंबर, or variable number or unspecified number। उसके बाद एंड्रोशियम, A stands for एंड्रोशियम। और इसमें भी डियर स्टूडेंट्स स्टेमेंस न्यूमरस होते हैं जब उनका कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट नंबर। अगेन दिस इज द सिंबल शोइंग इनडेफिनेट नंबर। ये जो सी G stands for गायनोशियम, और लाइन डियर स्टूडेंट्स G के नीचे है तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ सुपीरियर ओवरी। अगर एक गायनोशियम में एक कार्पिल होगा तो इसको हम पढ़ाते हैं मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पिल। अब ये 2 से 5 फ्यूज्ड हैं, इसको कहते हैं सिनकार्पस, इसको कंपाउंड पिस्टल कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबल इनडेफिनेट नंबर की है। आप इस पूरे स्लाइड को फोकस करो ताकि स्टूडेंट्स देख सकें पूरा फार्मूला। अगर कोई स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो अपने मोबाइल सेल से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। पूरे फ्लोरल फार्मूला को फोकस कीजिएगा। अब हम आते हैं फ्लोरल डायग्राम की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स, हम फ्लोरल डायग्राम फैमिली रोजेसी का पढ़ेंगे। फ्लोरल डायग्राम इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर। तो देखिए ये फैमिली रोजेसी का फ्लोरल डायग्राम है। तो सबसे ऊपर एक ब्लैक सर्किल दिया गया है। अक्सर स्टूडेंट्स इस ब्लैक सर्किल के बारे में पूछते हैं ये किस चीज़ का सिंबल है। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक सर्किल एट द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट द मेन एक्सिस और मदर एक्सिस, या मेन एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है या मदर एक्सिस को। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे मदर एक्सिस क्या है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मदर एक्सिस। मदर एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द स्टेम अपॉन विच द फ्लावर्स आर बॉर्न। तो ये स्टेम की पोजीशन को शो कर रहा है, वेयर द फ्लावर इज बॉर्न। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा है 4 फ्लोरल वर्ड्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस और कार्पल्स। तो सबसे पहला जो वर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैलेक्स का होता है। इस ब्लैक सर्किल के बाद नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा, द कैलेक्स वर्ड इज प्लेस्ड नेक्स्ट। उसके बाद आप सेपल्स को प्लेस कर दिए, यहाँ पे 5 हैं और 5 फ्यूज्ड हैं, इसको क्या कहते हैं, गेमोसेपलस। उसके बाद पेटल्स, द कोरोला वर्ड फॉलो द नेक्स्ट, और यहाँ पे 5 पेटल्स फ्री हैं तो आप इसको क्या कहोगे, पोली पेटलस। उसके बाद आप स्टेमेंस को देखें, न्यूमरस, इनडेफिनेट नंबर, द स्टेमेंस फॉलो द कोरोला। और उसके बाद सेंटर पे आपको गायनोशियम, द गायनोशियम इज द सेंट्रल वर्ड, और यहाँ पे भी फ्री गायनोशियम दिखाए गए हैं। और डियर स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट में हम आते हैं फैमिली रोजेसी के फेमिलियर प्लांट्स की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस द नेम्स ऑफ द फेमिलियर प्लांट्स ऑफ फैमिली रोजेसी। पहले हम बॉटनिकल नेम्स पढ़ेंगे, फिर उनके कॉमन नेम्स पढ़ेंगे, फिर उनके लोकल नेम्स। सो द फर्स्ट बॉटनिकल नेम और द फर्स्ट जीनस in family Rosaceae that has been mentioned in our textbook, Pyrus malus, its common name apple, local name सेब। उसके बाद दूसरा Pyrus communis, botanical name, common name pear, local name नाशपाती। उसके बाद Prunus persica, botanical name, common name peach, local name आड़ू। उसके बाद Prunus amygdalus, common name almond, local name बादाम। और सबसे लास्ट में जिससे इस फैमिली को नेम दिया गया है, रोजा इंडिका, कॉमन नेम रोज, लोकल नेम गुलाब। So dear students, today we have covered lots of terminology in family Rosaceae.
उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो टर्म्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपको मैंने बहुत कोशिश की कि ईजी से ईजी वे में पढ़ाऊँ. होपफुली द लेक्चर प्रोवाइड्स यू इनफ इन्फॉर्मेशन. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट.